हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्टडी 91 परिवार में सभी लोगों का स्वागत है। आ जाइए एक बार सभी लोग फिर से भूगोल के प्रश्नों की जो मिसलेनियस सीरीज हमारी चल रही है, मिसलेनियस सीरीज में आज हमारी दूसरी क्लास है। जितने लोग लाइव आ गए हैं भाई, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, अच्छा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, लक्षद्वीप, अंडमान, सालसेट। सरक्रीक विवाद किन दो देशों में है? सरक्रीक जो कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। किन के बीच में है? स्थानों में से कहां सैम्पेन जनजाति पाई जाती है? सौम्पेन जनजाति कहां पाई जाती है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहां? नई दिल्ली, नागपुर, पुणे। आ जाइए, जितने लोग लाइव आए हैं एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर करने के बाद आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है, स्टडी 91 संस्था की तरफ से कुछ कोर्स नए लॉन्च किए गए, पेट 2022। उसके बाद सुपर टेट का भी बैच है। हिंदी इंडिविजुअल जो नितिन सर के द्वारा चलाई जा रही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाकर। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। चलिए देखिएगा जरा, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। स्टडी 91 की तरफ से एक संपूर्ण समग्र सामान्य अध्ययन की बुक लॉन्च करी गई है, जो अभी मार्केट में आ गई है। मार्केट प्राइस इसकी 390 रुपए है। अगर आप घर बैठे ही इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी के साथ ये आपको 300 रुपए मात्र में पड़ेगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि पेट के लिए आपको अलग अलग जीएस में भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्रों में जाना नहीं पड़ेगा। संपूर्ण जीएस की तैयारी यही इसी किताब से कर सकते हैं आप। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की किसके साथ? चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अच्छा, अगर भारत के पड़ोसी देशों की स्थल पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के कुल 7 स्थल पड़ोसी देश हैं। कितने? 7 स्थल पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, देखिए इसकी टेक्निक है बचपन MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, उसके बाद है अफगानिस्तान। उसके बाद कौन है? अफगानिस्तान। कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश के साथ लगभग ये 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। और अफगानिस्तान के साथ जो सबसे छोटी सीमा है ये केवल कितने किलोमीटर की है? ये केवल 107 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। क्लियर? तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। आ जाइए अगला क्वेश्चन। जितने लोग लाइव आए हैं भाई, एक बार वीडियो को शेयर करें जल्दी से। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? देखिएगा, असम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाता है,
मेघालय सीमा बनाता है, मिजोरम भी सीमा बनाता है, नागालैंड सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड किसके साथ सीमा बनाता है? नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ? नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? नागालैंड में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के कौन से प्रदेश है जिसकी सीमा तीन देशों से लगी हुई है? नेपाल, भूटान और चाइना। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यह किससे सीमा बनाता है? म्यांमार से सीमा बनाता है। ठीक, देखिए सिक्किम, सिक्किम तीन तरफ से किससे घिरा हुआ? तीन देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चाइना है। ये तीन तरफ से तीन अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। कौन? सिक्किम। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्ण रूप से अधिकृत है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्ण रूप से अधिकृत है, कौन सी है और किस राज्य में? कौन सी है और किस राज्य में? तो देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्ण रूप से अधिकृत है सिक्किम में। कहां है? सिक्किम में है और उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। उसका नाम क्या है? कंचनजंगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, सालसेट द्वीप। जल्दी बताइए। माजुली द्वीप, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और करिएगा कि भारत का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? भारत का एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? और वो नदी द्वीप है माजुली। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर है? किस नदी में है माजुली नदी द्वीप? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान से एक क्वेश्चन आता है, अंडमान से एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर आता है कि अंडमान की राजधानी, अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर है? किस द्वीप पर है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे सभी लोग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर सिचुएटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर करते रहिए। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है, आबादी वाला द्वीप कौन सा है सबसे ज्यादा? सालसेट। सालसेट कहां है? सालसेट मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई। सालसेट द्वीप कहां है भाई? महाराष्ट्र। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र और सबसे आबादी वाला। एक क्वेश्चन का आंसर, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और कर दीजिएगा तब। अंडमान की सबसे बड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। दो क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आगे चलते हैं। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में? सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में? देखिए, सरक्रीक जो विवाद है एक दलदली क्षेत्र है। कैसा है? एक दलदलीय क्षेत्र है और यह लगभग 96 किलोमीटर का पट्टीनुमा एक संरचना है। पट्टीनुमा 96 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 96 किलोमीटर का पट्टीनुमा क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है विवादित है किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में। समझ आ गई क्या बात? भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक विवाद कितने किलोमीटर का है? 96 किलोमीटर का। अच्छा, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अच्छा, इतना आंसर बता दिया तो एक क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक,
ये सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर है? किस द्वीप पर? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा था, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? अभी तक सही आंसर नहीं आया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? जल्दी करिएगा, 2 क्वेश्चन आपके पेंडिंग चल रहे हैं। पहला ये पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है, और दूसरा इसकी सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर है? जल्दी करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़, अंडमान तथा निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा तथा नागर हवेली। जल्दी बताइएगा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर का है। कितने किलोमीटर का है? 32 किलोमीटर स्क्वायर का है। तो भारत का ये सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनजाति में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मनाता है? बहुपति विवाह का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक पति, यानी कि एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ शादी करती है। 2 या 2 से अधिक पुरुषों के साथ शादी करती है कि प्रथा कौन मानता है? कादर, लोढ़ा, मुंडा, टोडा। ये जनजातियां दे रखी हैं। ये क्या दे रखी हैं? जनजातियां दे रखी। तो देखिए, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कि ये बहुपति विवाह जो टोडा जनजातियों के द्वारा मानी जाती है, ये किस राज्य में है? टोडा जनजाति किस राज्य में? जल्दी करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। टोडा जनजाति किस राज्य की जनजाति है? टोडा जनजाति किस राज्य की जनजाति है? आगे चलते हैं। केरल नहीं भैया, छत्तीसगढ़ की नहीं है। टोडा जनजाति कहां की है? टोडा जनजाति कर्नाटक की है। कहां की है? कर्नाटक की। और ये जो टोडा जनजाति है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा? टोडा जनजाति, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्लियर? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? शेरपा नेपाल, थारू उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत, जुलू उड़ीसा। जल्दी बताइएगा। देखिए, शेरपा नेपाल में पाई जाती है, थारू जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, टोडा जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। जुलू जनजाति उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। जुलू जनजाति उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। और ये जुलू जनजाति अफ्रीका के मूल निवासी हैं। जुलू क्या है भैया? जुलू अफ्रीका के मूल निवासी हैं। अफ्रीका के मूल निवासियों को क्या कहते हैं हम? जुलू कहते हैं। अफ्रीका के मूल निवासी। एक क्वेश्चन का आंसर करिएगा। मूल निवासी से एक क्वेश्चन बनता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ये इसका आंसर क्या हो गया? सही। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता? बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर आया रेड इंडियन। क्या भैया? रेड इंडियन। यहां के मूल निवासियों को किस नाम से जानते हैं? रेड इंडियन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच
स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया है। आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने की खास वजह यह है कि आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट देने की सुविधा है। आपके लिए स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। इसमें 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस, 500 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी और इस नंबर पे, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। पेट 2022 का भी नया बैच शुरू हो चुका है, जिसमें आपके लिए एक फायदे की बात यह है कि आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं पेट 91, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति कहां से? नीलगिरी पहाड़ी, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप समूह। जल्दी बताइएगा। सोमपेन जनजाति, सोमपेन जनजाति कहां की जनजाति है भैया? देखिएगा, सोमपेन जनजाति की अगर हम बात करें तो ये सोमपेन जनजाति कहां है? निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। एक खास बात इनके बारे में, एक खास बात, सोमपेन जनजाति को 2014 में, सोमपेन जनजाति को 2014 में पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया और 2014 के लोकसभा चुनाव में इनको पहली बार चुनाव में शामिल किया गया वोट देने के लिए। समझ आ गई बात? 2014 लोकसभा, कब? लोकसभा चुनाव। 2014 के लोकसभा चुनाव में सोमपेन जनजाति जो अंडमान द्वीप समूह की जनजाति है, इनको पहली बार वोट देने यानी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एलिजिबल बनाया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे, कहां के निवासी हैं? जारवा जनजाति कहां की जनजाति है भाई? जल्दी से बताइएगा। देखिए, जारवा जनजाति के लोग आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और कौन सी जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सोमपेन जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? जो हुदहुद चक्रवात आया, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी करिएगा। हुदहुद चक्रवात, देखिए यह हुदहुद चक्रवात आया कब था? हुदहुद चक्रवात आया था 2014 में। कब आया था? 2014 में। किस क्षेत्र को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो आंध्र प्रदेश के तट को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। कहां? आंध्र प्रदेश के तट को। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर, आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? आगे चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहां पर? नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर, पुणे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहां स्थापित किया गया है? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली। बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर सभी लोगों के आ रहे हैं, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, सुनामी से पहले जो वार्निंग मिलती है वो सेंटर कहां स्थापित है? चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। जल्दी बताइएगा। तो सुनामी वार्निंग सेंटर कहां है? हैदराबाद में। सुनामी वार्निंग सेंटर कहां है? हैदराबाद। नहीं भैया, विशाखापट्टनम में नहीं है बाबू। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं।
भारत में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य, सिंचाई प्रतिशत वाला राज्य, सबसे ज्यादा अगर सिंचाई की बात करें, प्रतिशत की बात नहीं करें, संपूर्ण रूप से बात करें तो सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पंजाब में पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, पंजाब से यहां से एक क्वेश्चन ये है कि पंजाब वाला जो क्षेत्र है, पंजाब और हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, वहां से सबसे ज्यादा हमारी जो कृषि थी, कृषि, यहां का जब उत्पादन बढ़ाने के लिए, यहां का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए यहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन लाया गया था और ये कब लाया गया था? कौन सा रेवोल्यूशन लाया गया था और कब लाया गया था? जो क्रांति लाई गई थी, कृषि क्रांति, वो कब लाई गई थी और किस फसल का ज्यादा प्रयोग किया गया था इसमें? किस फसल का ज्यादा प्रयोग किया गया था इसमें? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई कहां होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइएगा। देखिए, सबसे ज्यादा अगर नलकूप से सिंचाई की बात करें तो सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से उत्तर प्रदेश में होती है। कहां होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता? लौटते हुए मानसून से प्रभावित नहीं होता है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लौटता हुआ मानसून क्या है जरा देखिएगा। तो लौटते हुए मानसून की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे, देखो, लौटते हुए मानसून की अगर हम बात करें तो ये ठंडी के मौसम में, कब? ठंडी के मौसम में, शीतकालीन मानसून है ये। और ये शीतकालीन मानसून ऐसे आता है। जब ये शीतकालीन मानसून ऐसे आता है तो इसके पास स्थलखंड से आने की वजह से, स्थलखंड से आने की वजह से ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो इन क्षेत्रों में ये वर्षा कम कराता है। लेकिन जब ये पूर्वोत्तर राज्य को पार करके हिंद महासागर में पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो यहां से ह्यूमिडिटी को उठा के लेके आता है और इस क्षेत्र में भारी वर्षा कराता है। और ये क्षेत्र कहलाता है तमिलनाडु का क्षेत्र। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु। आगे चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। तमिलनाडु का ये जो तटवर्तीय क्षेत्र है, तमिलनाडु का ये तटवर्तीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु का तटवर्तीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मैंने दो क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन ये कि आंध्र प्रदेश का तटवर्तीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु का तटवर्तीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, जहां पर सबसे अधिक लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी ट्रिपल एसटी पेट 2022 का नया बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं, पेट 91, कूपन कोड पेट 91 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है, सूखा भारत में क्यों आता है? भारत में मानसून हमेशा होता है, मानसून हमेशा आता है, बारिश भी पूरी होती है, लेकिन सूखा आने की जो टेंडेंसी है भारत में, ऐसा क्यों हो जाता है कि भारत में बार बार सूखा आता है? वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वर्षा में, अनियमित वर्षा, असमान वर्षा में। कारण क्या है जल्दी बताइएगा। जिसका परिणाम है भारत में सूखा, जिसका परिणाम है वह है, जल्दी बताइए। देखिए, अनियमित वर्षा नहीं है, वर्षा होती है। असामयिक वर्षा होती है, थोड़ी बहुत समय के अंतर में
वर्षा अच्छी भी होती है, लेकिन ये जो वर्षा है ना, असमान वर्षा, कहीं पे ज्यादा वर्षा होती है, कहीं पे कम वर्षा होती है, कहीं पे बिल्कुल नहीं वर्षा होती, जिसके कारण क्या होता है, सूखा पड़ता है। जिसके कारण क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें लद्दाख वाले क्षेत्र की, लेह में अगर हम बात करें तो लेह में वर्षा बहुत कम होती। भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, लेह। और भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम कौन है, लेह, सबसे अधिक कौन है, इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और आप लोग करेंगे, यूपी में सबसे कम, यूपी में सबसे कम वर्षा कहां प्राप्त होती है, सबसे कम वर्षा कहां प्राप्त होती है, यूपी में सबसे कम वर्षा कहां प्राप्त होती है, और सबसे अधिक वर्षा कहां प्राप्त होती है, सबसे अधिक। 3 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं जल्दी से। भारत में, संपूर्ण भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां प्राप्त होती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहां प्राप्त होती है, और सबसे कम वर्षा कहां प्राप्त होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, मौसिनराम में, मेघालय में होती है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मथुरा। और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, गोरखपुर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कुछ चिन्हित कीजिए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, मैदान से होता है। सोन नदी, शारदा अथवा सरयू नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा, गोमती नदी की अगर हम बात करें, गंगा नदी की एक सहायक नदी गोमती नदी, कौन सी, गोमती नदी। सोन नदी की अगर हम बात करें तो सोन नदी कहां से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। देखिए, अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। गोमती नदी की अगर हम बात करें तो गोमती नदी पीलीभीत में, पीलीभीत के फुल्हर झील से निकलती है। कहां से निकलती है, फुल्हर झील से निकलती है। और ये एक मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर कौन सा जिला है, जौनपुर। कौन, जौनपुर। गोमती नदी के तट पर कौन सा बसा हुआ जिला है, जौनपुर जिला। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है किसका, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। देखिए, सोन नदी का उद्गम देखें अगर तो ये कहां से होता है, अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। भारत की एकमात्र, उत्तर भारत की एकमात्र ऐसी नदी बताइए जिसका प्रवाह क्षेत्र, जिसका प्रवाह दिशा दक्षिण से उत्तर है, ऐसे बहती, दक्षिण से उत्तर बहती, वो कौन सी नदी है? तो इसका आंसर है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी का जो प्रवाह है वो कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। क्लियर। आगे चले, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, कोसी नदी। कोसी नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी से। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर, केवल कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए
अच्छा, अगर ये आपने बता दिया तो एक क्वेश्चन का आंसर और कर दीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कौन? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। पेरियार वन्य जीव। अच्छा, एक नदी है पेरियार नदी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे। पेरियार नदी, पेरियार नदी कहां की प्रमुख नदी है? पेरियार नदी कहां की प्रमुख नदी है? किस राज्य की प्रमुख नदी है? जल्दी बताइएगा। देखिए, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? केरल में। और यह पेरियार नदी केरल की एक प्रमुख नदी है। कहां की? केरल की एक प्रमुख नदी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। जल्दी बताएंगे आप लोग। देखिए, सेवन सिस्टर में पश्चिम बंगाल शामिल नहीं होता है। सेवन सिस्टर में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें 7 राज्य शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से राज्य शामिल किए जाते हैं? 7 राज्य शामिल किए जाते हैं। और उन 7 राज्य में मेघालय भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है और त्रिपुरा भी आता है। और कौन आता है? त्रिपुरा भी आता है। आगे चलिए। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है कहां? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में। 3 राज्यों में फैला हुआ है पुदुचेरी। कितने राज्यों में फैला हुआ है? कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है। उन 3 राज्यों का नाम आपको बताना। देखिए, 3 राज्य कौन कौन से हैं? पुदुचेरी तमिलनाडु में फैला हुआ है। कहां? तमिलनाडु में फैला हुआ है। तमिलनाडु के बाद ये केरल में फैला हुआ है। केरल में फैला हुआ है। केरल के बाद ये आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। कहां? आंध्र प्रदेश। तो आंसर क्या हो गया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देख लीजिए कहां है? केरल, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर क्या हो गया हमारा? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर देंगे। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। तमिलनाडु और केरल की सीमा पर, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी करिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी इंडिविजुअल की क्लास चलाई जा रही है, स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं, बैच प्रारंभ है। अगर एनरोल संबंधी कोई भी आपको समस्या आती है तो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। रटलैंड, सेंटिनेल, छोटा अंडमान, नानकौरी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। अच्छा, आंसर आ रहा है। अभी मैंने पूछा था कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला तो पहली बात है नहीं। अनाईमुडी पर्वत चोटी है। मैंने पर्वत श्रृंखला पूछी है, जल्दी बताइएगा। अरे, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, रटलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, सेंटिनेल भी एक द्वीप है, छोटा अंडमान भी एक द्वीप है, नानकौरी कोई द्वीप नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर, ऐसे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो ऐसे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी।
नीलगिरी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैला हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग और करिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। पहली बात, पहला क्वेश्चन ये, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुडी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और इसी नीलगिरी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा। अनाईमुडी जो लोग बोल रहे थे वो समझ लें जरा। अनाईमुडी इसी नीलगिरी के दक्षिण में फैली हुई है। नीलगिरी के दक्षिण में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है? अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन है? अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। और यह अनाईमुडी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की दोदा बेटा पर्वत चोटी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक क्वेश्चन का आंसर और करना कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। दो क्वेश्चन के आंसर करिएगा। इनफैक्ट सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला और सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी का नाम बताइए। दोनों क्वेश्चन जल्दी से करिएगा। सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला और सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी का नाम नहीं बेटा, कार्डामम इलायची की पहाड़ी पर्वत चोटी नहीं है, वो पर्वत श्रृंखला है। इसी के नीचे अन्नामलाई के नीचे यानी कि दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला ऐसे फैली हुई है और ये पर्वत श्रृंखला, इसी को हम कहते हैं कार्डामम हिल, इलायची की पहाड़ी। और इलायची की पहाड़ी की दक्षिणतम चोटी है एक महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी। यह दक्षिण भारत की या भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी है। भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। जबकि दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कार्डामम हिल, इलायची की पहाड़ी। क्लियर है? चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। आदम का पुल, आदम ब्रिज इसे कहा जाता है। इसी को आदम ब्रिज को हम राम सेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम सेतु। ये राम सेतु भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। क्या बोलते हैं? पाक जलसंधि, पाक जलसंधि। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच में पाई जाती है, तो किन दो देशों के बीच में पाई जाती है? भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको पर्वत दे रखा है, एक तरफ क्या दे रखा है? दर्रा है, और दूसरी तरफ राज्य। एक तरफ दर्रा और दूसरी तरफ राज्य। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जोजिला जम्मू कश्मीर। जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिएगा,
सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। क्लियर? और जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा कहाँ है? आगे चलते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? नाथुला दर्रा मेघालय। नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं है, बल्कि कहाँ है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ जलप्रपात दे रखा है और दूसरी तरफ नदी। आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देखिए। दूधसागर, दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात किस पर है? मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात किस पर है? डुडुमा जलप्रपात है मच्छकुंड नदी पर। कौन से? मच्छकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात कौन सा? गोकाक जलप्रपात ये कहाँ है? गोकाक जलप्रपात है घाट प्रभा नदी पर। कहाँ? घाट प्रभा नदी पर। और जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात कहाँ है? शरावती नदी। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 4 2 1 3, 4 2 1 3। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा की अगर हम बात करें तो देखिएगा जरा, यहां से लेकर के यहां तक, पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर के, कहां से? गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, सागरीय क्षेत्र से लगी हुई जो सीमा रेखा है, किससे? सागरीय क्षेत्र से लगी हुई जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? तटरेखा। भारत की कुल कितनी तटरेखाएं हैं? भारत के कुल कितने राज्य तटरेखा का निर्माण करते हैं? देखिए, भारत के कुल राज्यों की अगर हम बात करें तो गुजरात, उसके नीचे आ जाएं आप महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, उसके नीचे आ जाएं आप गोवा, महाराष्ट्र गोवा, उसके बाद आ जाएंगे तो कर्नाटक, उसके नीचे आएंगे तो केरल, अब ऊपर की तरफ चलेंगे केरल, उसके बाद तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे आप तो आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर जाएंगे तो पड़ेगा वेस्ट बंगाल। कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो कुल कितने राज्य हो गए? कुल कितने राज्य हो गए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल कितने राज्य हैं? कुल 9 राज्य तट रेखा का निर्माण करते हैं। और तट रेखा यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई, अगर तटीय लंबाई की बात करें तो ये भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर। ये जो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है। किसकी है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? जल्दी बताइए। भारत के संपूर्ण तटीय सीमा रेखा की लंबाई का नाम बताइए। लंबाई कितनी है? तो सबसे अधिक जो तटरेखा है वो किसके पास है? गुजरात के पास है। और सबसे कम किसके पास है? सबसे कम गोवा के पास। किसके पास? गोवा के पास। गोवा की तटीय सीमा रेखा सबसे कम है, गुजरात की तटीय सीमा रेखा सबसे अधिक। आगे चलिए। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तमिलनाडु, गोवा, केरल और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो इलायची और काली मिर्च का उत्पादन होता है वो कहां से होता है? केरल से होता है। कहां से होता है? केरल से होता है। केरल में इलायची की पहाड़ियां इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के उत्पादन के लिए।
चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोगों का आंसर आया केरल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए उत्तर प्रदेश के, भारत के 4 बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, एमपी। और चौथे नंबर पर कौन है? चौथे नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर उत्तर, एक सेकेंड। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन है? और इसी से जिसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, इन दोनों क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे। सबसे छोटा राज्य आपको बताना है। ये जो सबसे छोटा राज्य आपको बताना है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। जल्दी बताइएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया मध्य प्रदेश। आगे चलते। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कुछ ऐसे, ये किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी, यहां गुजरात की बात कर रहा है। गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु कहां है? सबसे पश्चिमी बिंदु से यहां से एक देशांतर रेखा जाती है। कौन सी देशांतर रेखा जाती है? 68 डिग्री 7 मिनट। कौन जाती है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जाती है। कौन सी देशांतर जाती है? पूर्वी देशांतर जाती है। तो आंसर देख लीजिए, गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कहां है? यहां। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ये पूर्वी देशांतर गुजरात के जिस बिंदु को छूकर जाती है, उस बिंदु यानी कि उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का सबसे पश्चिमी, बहुत बढ़िया, शाबाश, कुछ लोगों का आंसर आया। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुजरात में है गुहार मोती। कौन है? गुहार मोती। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग तब बता दीजिए, पूर्वी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु अगर गुहार मोती है तो इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और इसे हम कहते हैं, नहीं भैया, चलिए, पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, इसे हम कहते हैं किबिथु। इसे हम क्या बोलते हैं? किबिथु। इसका जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? कन्याकुमारी। और उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी, भारत का उत्तरी बिंदु लद्दाख में है। कहां है? लद्दाख में है। और उत्तरी बिंदु को हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? वो इस भाग की बात कर रहा है। इस भाग का तटवर्तीय नाम क्या है? उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, मालाबार तट, कोंकण तट। जल्दी बताइएगा। उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण तट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? कोंकण तट। और इसका ये वाला जो ऊपरी भाग है, इसी को हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। इसी को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी सह्याद्री। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम? उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम? बहुत बढ़िया, शाबाश।
उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई। क्या? कलसूबाई। चलिए आगे चलते हैं। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन ई बुक लॉन्च की गई है। ये ई बुक की खास बात यह है, सब आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में मिलेगी और ये सभी विषय की है। सभी विषयों के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन परचेजिंग आप कर सकते हैं। जो ये ई बुक आपके जीएस की प्रिपरेशन को और पुख्ता बनाने के लिए मदद करेंगी। आगे चलिए। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर कहां है? सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में है। कहां है भैया? काराकोरम रेंज में, काराकोरम श्रेणी में। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय की किस श्रेणी में है? तो हिमालय की किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। किस श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। ठीक। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर कुछ अन्य और ग्लेशियर है। बाइफो, बाल्टोरा, हिस्पर, कौन? हिस्पर, बाइफो, बाल्टोरा, उसके बाद सियाचिन। कौन है? सियाचिन। यह सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। पाकिस्तान और भारत के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। आंसर क्या हो गया भैया आपका? भारत और पाकिस्तान। चलिएगा आगे चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्लियर? चलिएगा। आज की क्लास का यह हमारा अंतिम क्वेश्चन था। कल इसी श्रृंखला के संबंध में फिर से मिलेंगे 5 बजे से 6 बजे। लाइव आना ना भूलिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।